हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद समीर। वेलकम टू माय न्यू चैनल बायोलॉजी बाय समीर क्लास 12। हम लोग इस चैनल में बायो का हर वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है और एग्जाम में कम टाइम है और इसीलिए हम लोग सब चैप्टर को जल्दी जल्दी में और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के हमारा सबसे पहला चैप्टर जो कि बायोटेक्नोलॉजी होने वाला है उसे शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर होने वाला है बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम किस चैप्टर को पढ़ेंगे? बायोटेक्नोलॉजी को। बायोटेक्नोलॉजी कहते किसको है? व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हर कुछ को पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी, जब हम बायो पे टेक्नोलॉजी लगाएं, इट मीन्स लिविंग थिंग पे कोई टेक्नोलॉजी लगाएं, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। अब बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया किसने था? तो कार्ल फ्रैकी ने। मतलब बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने दिया था? कार्ल फ्रैकी ने। अब बायोटेक्नोलॉजी के दो डेफिनेशन हैं, तो हम दोनों डेफिनेशन को पढ़ने वाले। एक है नॉर्मल डेफिनेशन और एक है ईएफबी के द्वारा दिया गया डेफिनेशन। ईएफबी मतलब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो नॉर्मल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जब किसी भी लिविंग थिंग से हम उसका डीएनए और जीन निकाल करके सजीवों के फायदेमंद की चीज बनाए। इट मीन्स अगर हम किसी भी लिविंग थिंग से डीएनए और जीन निकालते हैं और वो अनदर लिविंग थिंग के लिए फायदेमंद हो तो उसे ही बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। और सेकेंड डेफिनेशन में यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कहा कि जब हम किसी लिविंग थिंग से डीएनए और जीन निकाल करके और उसे इंटीग्रेट करके, मतलब दूसरे जगह लगा करके, इट मीन्स अगर हम किसी ए नाम के लिविंग थिंग से डीएनए या जीन निकालते हैं और बी नाम के लिविंग थिंग में इंटीग्रेट करते हैं और इससे प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे ही हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। तो दोनों डेफिनेशन क्लियर है। पहले डेफिनेशन में डीएनए और जीन को निकाला गया और सजीवों के फायदेमंद की चीज बनाई गई। दूसरे डेफिनेशन जो कि ईएफबी ने दिया था, उसमें क्या किया गया? डीएनए और जीन को निकाला गया और उसे इंटीग्रेट किया गया, मतलब दूसरे जगह लगाया गया और वहां से नया प्रोडक्ट बनाया गया। तो दोनों डेफिनेशन क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी काम कैसे करता है, किस किस वे में काम करता है, इसका तरीका कौन सा है, वही प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी दो तरीके से काम करता है। पहला तरीका है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा तरीका है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझने वाले हैं, फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को समझने वाले हैं। तो अगर नाम से ही हम लोग को समझ में आ जाता है तो सबसे पहले नाम को ही देखते हैं। तो नाम में जेनेटिक आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे डीएनए और जीन का बात किया जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली केमिकल्स के बारे में बात किया जाएगा। तो डीएनए और जीन, सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? किसी भी लिविंग थिंग से इट मीन्स अगर ए नाम का लिविंग थिंग है उससे हम डीएनए और जीन को निकालते हैं और बी नाम के लिविंग थिंग में इसको ट्रांसफर करते हैं और उससे नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब कि जब हम किसी भी लिविंग थिंग से डीएनए और जीन निकाल करके दूसरे लिविंग थिंग में भेजें और वहां से नए नए प्रोडक्ट बनाए, उसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ईएफबी ने जो डेफिनेशन दिया था उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता है। इट मीन्स पहले लिविंग थिंग से डीएनए और जीन को निकालते हैं और दूसरे में इंटीग्रेट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है? कंडीशन बनाया जाता है। कैसा कंडीशन? डिजीज फ्री और स्टेराइल कंडीशन। इट मीन्स वैसा कंडीशन जहां पे कोई बीमारी ना हो सके और जहां पे रिप्रोडक्शन नहीं हो सके। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? इस कंडीशन में क्या किया जाता है? डिजीज फ्री और स्टेराइल कंडीशन में माइक्रोब्स का ग्रोथ कराया जाता है। किसका ग्रोथ? माइक्रोब्स का ग्रोथ कराया जाता है और माइक्रोब्स के ग्रोथ के बाद उससे ही नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। इट मीन्स ये ग्रोथ किया और इससे नए नए प्रोडक्ट बने। तो ये समझ आ गया। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर कौन है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर है पॉल बर्ग इज जेनेटिक इंजीनियरिंग फादर। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग को ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में कुछ ही चीज पढ़ना है, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा डिटेल में। तो पॉल बर्ग ने क्या किया था? 1972 में SV40 वायरस के बैक्टीरिया को डीएनए में ट्रांसफर किया था। मींस पॉल बर्ग ने 1972 में SV40 वायरस के बैक्टीरिया को डीएनए में ट्रांसफर किया था। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम क्या है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में हमको इतना ही पढ़ना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में फुल डिटेल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अगर हम कोई भी इंजीनियरिंग करते हैं, कोई भी तरीके का काम करते हैं, तो उसमें हमको दो चीज चाहिए होता है, एक टूल और एक टेक्निक। टूल्स जिससे हम काम कर सके और टेक्निक जिसकी मदद से हम समझ पाए कि काम कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स और टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो टूल्स एंड टेक्निक्स में हम लोग को पढ़ना है चार चीज। सबसे पहले टूल्स पढ़ेंगे। तो टूल्स हमारा चार टूल्स है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारे पास चार टूल्स है। सबसे पहले डीएनए,
बिना डीएनए के जेनेटिक इंजीनियरिंग हो नहीं सकता है, तो डीएनए सबसे पहले लेना ही होगा। उसके बाद हमारे पास है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। थर्ड हमारे पास है वेक्टर। वेक्टर में हमारा दो टाइप आता है, एक आता है बैक्टीरियोफाज और सेकेंड वन आता है प्लाज्मिड। और लास्टली हमारे पास है लाइगेज। एक तरीके का एंजाइम है, ये भी एंजाइम है। तो हमारे पास चार टूल्स आ गए, पहला डीएनए, दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, थर्ड वेक्टर और फोर्थ लाइगेज। तो सबसे पहले डीएनए को निकालेंगे हम। तो डीएनए को हम अलग अलग एंजाइम्स, वेरियस एंजाइम्स, अलग अलग एंजाइम्स का यूज करके डीएनए को निकाल लेते हैं। फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उस पर कट लगाते हैं, मतलब हमको जितना जीन चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा जितना है, वहां से हम लोग काट लेते हैं। हमें पूरे जीन से तो काम है नहीं, जहां से हमारा काम निकलेगा वही डीएनए को निकालेंगे। हमें पूरे डीएनए से काम नहीं, हमें जितना डीएनए चाहिए, जितना डिजायरेबल डीएनए है, जितना से काम हो सकेगा उतना ही हमको निकालना है। तो उसको कट करने के लिए, टुकड़ा बनाने के लिए उसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मदद पड़ता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम डीएनए के फ्रेगमेंट को कट आउट कर लेते हैं। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट आउट करता है, इसीलिए इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। इसीलिए इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। डीएनए को जो कट करता है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और कट करने वाले को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर सीजर। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। अब वेक्टर, वेक्टर का काम ये है कि ये डीएनए के फ्रेगमेंट को ट्रांसफर करता है, अपने अंदर लगा करके ट्रांसफर करता है होस्ट के बॉडी में। तो होस्ट कौन हो, जहाँ पे हमको ट्रांसफर करना है। तो वेक्टर क्या करेगा? डीएनए के टुकड़े को ट्रांसफर करेगा, डीएनए के फ्रेगमेंट को ट्रांसफर करेगा। अब वेक्टर, दो वेक्टर हम लोग के बुक में है। पहला है बैक्टीरियोफाज। तो इसके नाम से ही क्लियर होता है, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया और फाज मतलब टू किल। इट मीन्स वैसा माइक्रोब जो क्या करे? बैक्टीरिया को मारे। तो ये एक वायरस है, इट इज अ टाइप ऑफ वायरस। वैसा वायरस जो बैक्टीरिया को मारता हो, बैक्टीरिया को मारता हो, एक वेक्टर बैक्टीरियोफाज हो गया। सेकेंड वन प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या कर? प्लाज्मिड है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, और ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है? डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ेगा, डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ेगा। अगर कोई चीज को हम जोड़ते हैं किसी चीज से, लाइगेज हमारे जोड़ने के काम आ रहा है। इट मींस ये किसकी तरह काम कर रहा है? गम की तरह, ग्लू की तरह काम कर रहा है। तो हम इसको गम भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ तक क्लियर हो गया। अब डीएनए के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है 11th में, तो अब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से शुरू करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अब है आरई का टाइप्स। आखिर आरई को बांटा कितने पार्ट में गया? तो आरई को बांटा गया है दो पार्ट में, टू पार्ट्स। किसके बेसिस पे? न्यूक्लियस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? न्यूक्लियस के बेसिस पे। तो आरई को दो पार्ट में बांटा गया न्यूक्लियस के बेसिस पे। फर्स्ट है इंडोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस आरई, और सेकेंड है एक्सोन्यूक्लियस आरई। तो इस बेसिस पे दो पार्ट में बांटा गया, ठीक है। पहला था इंडोन्यूक्लियस और दूसरा था एक्सोन्यूक्लियस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों अलग अलग, दोनों में डिफरेंस भी होगा। तो चलिए डिफरेंस को पढ़ लेते हैं। तो इंडोन्यूक्लियस क्या करता है? जैसा हम लोग जानते हैं कि आरई किसको कट करता है? तो डीएनए को। अगर डीएनए को कट करता है तो डीएनए के बॉन्ड को भी कट करता होगा। तो इंडोन्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए के दो बॉन्ड को कट करता है। एक है फॉस्फेट, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड। दो स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और शुगर बेस और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है। इंडोन्यूक्लियस दोनों बॉन्ड को काटेगा। ये स्टिकी एंड से काटेगा। स्टिकी मींस कोहेसिव एंड, स्टिकी या कोहेसिव एंड से काटेगा। और इसका एग्जांपल है इको R1। इसका एग्जांपल है इको R1। तो ये हो गया हमारा इंडोन्यूक्लियस के बाद। अब एक्सोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? सिर्फ एक ही बॉन्ड को काटता है, जो कि कौन सा है? फॉस्फोडाइएस्टर। फॉस्फोडाइएस्टर, ये सिर्फ एक बॉन्ड को ही काटता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को काटेगा। और ये क्या करता है? ब्लंट एंड से काटेगा, ब्लंट एंड से काटेगा। और इसका एग्जांपल है SAM1। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन इंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस, और पता भी चल गया कि एक्सोन्यूक्लियस और इंडोन्यूक्लियस करता क्या है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है कि फर्स्ट इंडोन्यूक्लियस आरई कौन सा था? फर्स्ट इंडोन्यूक्लियस आरई कौन सा था? तो इसका आंसर है HindII, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। HindII हमारा फर्स्ट इंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था। अब रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के भी तीन टाइप्स हैं, हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले 3 टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इंडोन्यूक्लियस आरई 3 टाइप है। पहला टाइप है टाइप 1, दूसरा टाइप है टाइप 2,
और तीसरा टाइप है टाइप 3। तो ये हमारा 3 टाइप है। सबसे पहला टाइप क्या करता है, ये डीएनए के साइट को जहां पर से कट करना है उसको पहचानता है, मतलब रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है साइट को, और कट रिकॉग्नाइज कर लेता है लेकिन कट नहीं करता है, रिकॉग्नाइज करता है कट नहीं करता है। दूसरा टाइप क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और कट भी करता है। लेकिन थर्ड टाइप क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है लेकिन ये कट रिकॉग्नाइज नहीं करता है, कट नहीं करता है। इट मींस पहला टाइप रिकॉग्नाइज करता है साइट को, कट नहीं करता है। दूसरा टाइप रिकॉग्नाइज भी करता है, कट भी करता है। और तीसरा टाइप रिकॉग्नाइज करता है लेकिन कट नहीं करता है। इट मींस फर्स्ट और थर्ड टाइप दोनों सिमिलर है, और सेकंड टाइप भी रिकॉग्नाइज और कट करता है। अगर इस पे क्वेश्चन आए कि विच टाइप ऑफ इंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स द डीएनए, तो हमारा क्या होगा, टाइप 2 इंडोन्यूक्लियस, है ना। टाइप 2 ही सिर्फ रिकॉग्नाइज और कट करता है। तो ये हमारा हो गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की पूरी बात। अब चलिए हम चलते हैं वेक्टर की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वेक्टर। वेक्टर का काम क्या था, डीएनए के फ्रेगमेंट को ट्रांसफर करना होस्ट बॉडी में, मतलब कि जहां हम लोग को भेजना है वहां ट्रांसफर करना। तो सबसे पहले वेक्टर को पढ़ते हैं। तो वेक्टर में 3 टाइप्स है, वेक्टर के 3 टाइप है। पहला है ओआरआई, सेकंड है क्लोनिंग साइट, और थर्ड है सेलेक्टेबल मार्कर। तो हमारे ये 3 टाइप्स, ठीक है। तो ओआरआई का फुल फॉर्म है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब हमारे पास 3 टाइप आ गए वेक्टर के, और तीनों के नाम में ही इसका आंसर है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। ओरिजिन मतलब जहां से शुरुआत हो किसी भी चीज का, मतलब जहां से कोई भी चीज स्टार्ट। रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेट करना, डुप्लीकेट करना। तो यहाँ पर हम बात किसके लिए कर रहे हैं, इसमें वेक्टर में हम क्या लगाते हैं, डीएनए को। तो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो वेक्टर का वैसा सीक्वेंस जहां से डीएनए रेप्लिकेट हो उसको कहेंगे ओआरआई, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब है क्लोनिंग साइट। साइट मतलब कोई जगह, और जगह है तो वहां पे क्या लगेगा, डीएनए लगेगा, क्योंकि वेक्टर में डीएनए ही लगता है। तो यहाँ पे डीएनए लगाया जाता है, डीएनए या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाया जाता है। मतलब कि जो हमारे डिजायरेबल जीन है, जो हमारा डिजायरेबल जीन है, जिससे हमको काम करना है, जिससे हमारा काम निकलेगा, उसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं, लगाते हैं। कहाँ पे, क्लोनिंग साइट में। अब लास्ट सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर के नाम से आता है सेलेक्ट करना, कोई भी चीज को सिलेक्ट करता है। अब हम कोई भी खराब चीज को तो भेजेंगे नहीं, जो हमारे लिए फायदेमंद चीज होगा, फायदेमंद जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसे ही भेजेंगे। तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलाउ करता है, ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलाउ करता है, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलाउ नहीं करता है। ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलाउ करता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलाउ नहीं करता है। तो ये काम है सिलेक्टेबल मार्कर का। और एक और बात, जिसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है, जिस सब्सटेंस में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस पाया जाएगा वो अच्छे सेलेक्टेबल मार्कर होंगे, जिसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस पाया जाएगा वो अच्छे सेलेक्टेबल मार्कर होंगे। तो हमारा क्लियर हो गया क्या, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी और वेक्टर भी। तो ओआरआई का मतलब क्या था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए का वेक्टर का वैसा सीक्वेंस जहां से डीएनए रेप्लिकेट करे। क्लोनिंग साइट, वेक्टर का वैसा सीक्वेंस जहां जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता हो। थर्ड सेलेक्टेड वेक्टर का वैसा सीक्वेंस जहां जो ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलाउ करे और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलाउ नहीं करे। और वैसा सब्सटेंस, वैसा चीज जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जिसमें पाया जाए वो अच्छे सेलेक्टेबल मार्कर होंगे। तो ये था हमारा वेक्टर का बात।